नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में। राजनीति विज्ञान का जो बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसमें हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, हमारे पिछले 2 वीडियो आए हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हमारा पार्ट थर्ड है। इसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं की वजह से हमारा एक महान संविधान है, एक विस्तृत संविधान है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम अब तक पढ़ चुके हैं 9 जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। देखिए, जिस प्रकार से पहली विशेषता के बारे में हमने पढ़ा कि लोकप्रिय संप्रभुता कौन सी होती है, जो आम जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, वह लोकप्रिय संप्रभुता कहलाती है। निर्मित है, लिखित है। इसके अलावा हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा संविधान है, व्यापक है, इसमें 395 अनुच्छेद है। हम बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी निर्णय लेने में सक्षम है भारत, चाहे बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से क्या है, स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक, जनता का शासन, गणराज्य की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो शासक, जो हमारा यहाँ का जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वह वंशानुगत ना हो करके एक निर्वाचित होता है। इस प्रकार से हमारे राज्य को गणराज्य भी कहते हैं। देखिए, समाजवादी भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर बहुत सारे धर्म निवास करते हैं भारत में, लेकिन किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों को समान व्यवहार लागू किया जाता है, समान प्रोत्साहन किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक। कल मैंने आपको बताया था एकात्मक किसे कहते हैं और संघात्मक किसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर वैसे संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से अपनाई गई है, कनाडा से। जबकि हमारे आपात की स्थिति में कौन सी व्यवस्था हो जाती है, एकात्मक, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से हमने जो 6 नंबर की विशेषता है, इसके बारे में कल, अगर आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो कल का पार्ट सेकंड देखिए। देखिए, हम बात करें संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में भी हमने कल पढ़ा कि संसदात्मक व्यवस्था का जनक कौन है, ब्रिटेन है, वहाँ से ली गई हैं। और हमारे इस संविधान में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में भी कल जिक्र किया था। इसी प्रकार से हम बात करें कठोर व लचीले संविधान के संदर्भ में भी हमने कल विस्तृत अध्ययन किया था। और संसदीय जो संप्रभुता है और जो न्यायिक सर्वोच्चता है, उन दोनों में किस प्रकार से समन्वय किया गया, किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक संबंध स्थापित किया गया, इन सभी के बारे में विस्तृत कल का जो वीडियो आया था उसमें दिया गया है। देखिए, कल का जो पार्ट सेकंड है उसमें 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक की जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, उनका विस्तार से जिक्र किया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है। जबकि पार्ट फर्स्ट में बात करें हम तो पार्ट फर्स्ट में 5 विशेषताओं का वर्णन किया गया है और आज हैं पार्ट थर्ड। देखिए, पार्ट थर्ड में हमारे जो और संविधान की विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम आज बात करते हैं पहली, यानी कि 10 नंबर की जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार वैसे मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में
लिखित रूप में नहीं माना गया था। 1215 में मैग्ना कार्टा के तहत वहाँ पर एक अधिकार पत्र की घोषणा की गई थी। वहाँ से ही हम बात करें शुरुआत हो गई थी, लेकिन संविधान के अंतर्गत लिखित रूप में सबसे पहले अपनाने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया था मौलिक अधिकारों का, लेकिन जब 14वां संविधान संशोधन हुआ अमेरिका में, जब कौन सा संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन हुआ 1791 में, तो उस समय ये क्या हुआ, 1791 में जब 14वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय ये मौलिक अधिकारों को अमेरिका ने अपनाया। देखिए, लिखित रूप में कहा जाता है प्रथम जो संविधान है वह कौन सा है, वह अमेरिका का है और अमेरिका ने ही इसे अपनाया। हम बात करें मौलिक अधिकारों के भारत के संदर्भ में, तो भारत ने अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार अपनाए हैं। हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार भारत के मूल संविधान में थे। मौलिक अधिकारों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करें तो मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता पूर्व भी बार बार मांग उठी। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसमें भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख था और उसमें भी मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई थी। इसी प्रकार से हम बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा देश का जब संविधान बना तो संविधान सभाओं के सदस्यों को यह आवश्यकता लगी कि मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भारत गुलाम रहा उस टाइम भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उससे मानवता का विकास नहीं हुआ, यानी कि भारतीयों का विकास नहीं हुआ। उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार संविधान सभा के द्वारा संविधान में मूल रूप से लिया गया। देखिए, मूल रूप से मौलिक अधिकारों के 7 मौलिक अधिकार थे मूल रूप से, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा करके अब एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से हम बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है और ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन के संदर्भ में हम बात करें तो भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक इनका वर्णन किया गया है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में 6, उन सभी का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेख किया गया है भाग 3 में। देखिए, ये मूल रूप से भारत के संविधान का एक हिस्सा है और आधारभूत हिस्सा है। मौलिक अधिकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और भारत के संविधान की यह भी एक विशेषता है कि सभी लोगों को किस प्रकार मौलिक अधिकार दिए गए। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही दिए गए, जबकि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हमारे भारत के संविधान के अनुसार। देखिए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम बात करें तो मौलिक अधिकार पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा स्वतंत्रता के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा हम बात करें तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का
अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों के विकास के लिए, भारतीय जो नागरिक है उनके विकास के लिए मौलिक अधिकारों को अपनाया। यह भारत के मूल संविधान की एक विशेषता है, यानी भारत के संविधान की हम एक विशेषता कह सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत सारे देशों ने नहीं अपनाए, कुछ ही देशों ने अपनाए हैं। हमारे यहाँ पर नागरिकों को महत्व देते हुए उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यह हमारी संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से हम बात करें मूल कर्तव्य के संदर्भ में, देखिए जो हमारे संविधान की अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य वैसे हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय ये मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मूल कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करता है, कर्तव्य के बारे में नहीं करता। कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि मेरा ये अधिकार है बोलने का, मेरा रहने का अधिकार है, मेरा घूमने का अधिकार है, अधिकारों की सब बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य से सब पीछे हटते हैं। आप देखते हो चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, उनमें भी ऐसा ही होता है। स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए तो बहुत संघर्ष करता है कि मेरा ये अधिकार हैं, लेकिन जब उसका कर्तव्य की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करें कर्तव्य और अधिकारों के संदर्भ में, तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया। देखिए मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, जबकि यह सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस हैं वहाँ के संविधान से प्रभावित होकर के हमारे देश के संविधान में इसे अपनाया गया मूल कर्तव्य को। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में बात करें सिफारिश के संदर्भ में, तो सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। किसकी? मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी और उन्होंने कहा कि 8 प्रकार के मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। देखिए मूल कर्तव्य के संबंध में हम बात करें तो मूल कर्तव्य के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों में सभी प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए और ये देश के लिए एक नागरिकों के कर्तव्य हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि भारत का जो भी कोई नागरिक होगा अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपनी देश की एकता अखंडता को बचाए रखेगा, संप्रभुता का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता है उनको याद करेगा, स्मरण करेगा, उनका मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होगा, मानव का जो दृष्टिकोण होगा वो किस प्रकार को होगा? विश्व शांति का उपासक होगा। देखिए यहाँ पर जो उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, अपन कह सकते हैं जॉइंट इनकम कह सकते हैं कि यहाँ पे सामूहिक रूप से संपत्ति का उपयोग होगा। ये सभी हमारे कर्तव्य होंगे और इन कर्तव्यों के साथ हम बात करें मूल कर्तव्य, तो ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में इनका उल्लेख किया गया है। हम 51A भी बोल सकते हैं, 51K भी बोल सकते हैं, 51(1) भी बोल सकते हैं। तो इनमें मौलिक यानी मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग के बारे में हम बात करें तो भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
तो ये हमारे मूल कर्तव्य किस प्रकार हैं, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, हम बात करें इसी तरह से अगली विशेषता के संदर्भ में, तो अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य को आदेश देते हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें तुलनात्मक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में, तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता, इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को लेकर अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। हनन होने पर हम रिट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। किसका? नीति निर्देशक तत्व का। देखिए, नीति निर्देशक तत्व वैसे तो हमारे स्वतंत्रता पूर्व ही 1935 के अधिनियम में अपना लिया गया था, लेकिन हम बात करें इसकी नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, तो ये किस राष्ट्र से अपनाया गया था? ये आयरलैंड से अपनाया गया था। देखिए, आयरलैंड से ये नीति निर्देशक तत्व अपनाया गया था। भारत में जो इसका उल्लेख है संविधान में, वो मूल रूप से था, इसलिए यह हमारे मौलिक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। देखिए, हम बात करें नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो नीति निर्देशक तत्व हमेशा सरकार को आदेश देते हैं कि आप सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता स्थापित कीजिए, गरीबों का उद्धार कीजिए, ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य की स्थापना कीजिए, पंचायती राज की स्थापना कीजिए, सहकारी समितियों की अधिक से अधिक स्थापना कीजिए, स्त्री और पुरुष को समान वेतन की व्यवस्था कीजिए, स्त्री और पुरुष को जीविका उपार्जन की व्यवस्था कीजिए, उनके शुद्ध वातावरण की व्यवस्था कीजिए, सुकुमार व्यवस्था कीजिए, न्याय संगत कार्य की व्यवस्था कीजिए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, रोजगार को उपलब्ध कराइए। ये सब कुछ नीति निर्देशक तत्व में सरकार को आदेश देते हैं। यहाँ पर सरकार का मानना या ना मानना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्हें हम इस कारण से विवाद में नहीं घसीट सकते, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनको लेकर के। ये एक निर्देश होता है संविधान के द्वारा कि सरकार को कि आप समान सहायता, समान कानून को लागू कीजिए। ये सब कुछ नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है और नीति निर्देशक तत्व मानव विकास के, भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भारतीय संविधान की एक क्या है? प्रमुख विशेषता। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक सकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक अधिकार का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो कर्तव्य होता है किसका? राज्य का, वो अधिक बढ़ता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का। जबकि यहाँ पर मौलिक अधिकार एक नकारात्मक अधिकार होता है। यहाँ पर व्यक्ति की जो अधिकार होते हैं वो व्यापक होते हैं और सरकार के इस क्षेत्र में सीमित होते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने बात किया नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार के संदर्भ में ये तीनों ही भारतीय संविधान की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, हम बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है?
एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र। यहाँ पर न्यायपालिका पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुलीन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए जो निर्णय दिए जाते हैं वो एक स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका पर किसी का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता। उसे ना ही व्यवस्थापिका और ना ही कार्यपालिका निर्णयों के आधार पर हटा सकती है। उनका प्रेशर नहीं होता, उनका किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता। ये एक स्वतंत्र होकर के कार्य करती है अपने। हम इसी प्रकार से कह सकते हैं भारत के संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है, और ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है ये हमने अमेरिका से ग्रहण की। देखिए हमारे यहाँ पर जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को सीमित करने का कानून व्यवस्थापिका बनाती है, तो उनकी समीक्षा करके, कानून की विधि की समीक्षा करके न्यायपालिका क्या करती है, उसको अवैध घोषित करती है। तो इसी प्रकार से हम बात करें भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर कितना ही व्यक्ति अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, सभी को क्या मिलता है? सभी को न्याय मिलता है। यहाँ पर न्यायाधीशों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, कार्यपालिका का हो चाहे व्यवस्थापिका का, दोनों का निर्णय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कार्यपालिका ऐसे नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आप ऐसा निर्णय दीजिए, आप इसके खिलाफ ऐसा दीजिए, वरना आपको हटा देंगे। इस प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कदाचार के आधार पर ही न्यायाधीश को महाभियोग के समान की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जो एक विशेष परिस्थिति में एक कठिन यानी कि कठोर प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो हटाना लगभग क्या होता है, मुश्किल कार्य होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसने कई बार अपने निर्णयों से जनता को, आम जनता को कल्याणकारी कार्य करने की मार्ग प्रशस्त किया। देखिए हमारे यहाँ पर जनहित याचिका इसके अलावा स्वयं संज्ञान ले लेती है सुप्रीम कोर्ट। यह भी एक हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। न्यायपालिका जैसी इकाई को स्वतंत्र रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो उसके निर्णय प्रभावित होते हैं। निर्णय प्रभावित होने पर आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो भारत की संविधान की क्या है, एक विशेषता है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही ध्यान से अपने भारतीय जो न्यायपालिका है उसको अधिकार प्रदान किए। देखिए हम बात करते हैं अगली जो विशेषता है उसके संदर्भ में। देखिए हमारे जो संविधान की अगली विशेषता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत, इसके संदर्भ में हम बात करें तो हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता जो कि 1909 के अधिनियम था उसके तहत भारत में शुरुआत हुई। देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई। मुस्लिम व हिंदुओं को आपस में झगड़ा करवाने के लिए उन्होंने निर्वाचन जो पद्धति थी, चुनाव की जो प्रक्रिया थी, उसमें उन्होंने धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव का बंटवारा किया और एक तरह से उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता का बीज बोया। हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता का बीज बोने के कारण यहाँ पर फूट हुई और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ राष्ट्र भारत, आज़ादी के बाद में क्या हुआ,
संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया कि जो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की बात होती है उसका अंत होना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता का माहौल होता है और वैर भाव बनता है, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति निंदा की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सांप्रदायिकता थी उसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि जो भारत की चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 324 में दी गई है उसमें यह साफ किया गया है कि यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसमें प्रतिनिधि किसी भी धर्म या जाति का हो सकता है, वह विशेष धर्म या जाति का नहीं होगा। यानी यहाँ पर हमारे अनुच्छेद 324 में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का समाप्त किया गया है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो संविधान की मूल विशेषताएं हैं यह सभी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से हमने आज बात की यहाँ 14 नंबर तक के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में, और इसी प्रकार से जो हमारी शेष विशेषताएं हैं, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की विशेष व्यवस्था, सामाजिक समानता की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक, इसके अलावा और भी जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।